आज का हमारा विषय है शाखा लेखे, ब्रांच अकाउंट्स। आधुनिक समय में विक्रय वृद्धि के लिए प्रत्येक व्यापारी अपने हर संभव कोशिश करता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि जो वस्तु या सेवा वो बना रहा है वह उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचाई जा सके। इसका एक प्रमुख साधन है ब्रांच स्थापित करना, यानी शाखाएं स्थापित करना। जो बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो उसी शहर में या दूर के स्थानों पर अनेक शाखाएं खोल लेती हैं और उन सभी पर प्राय समान ही वस्तुओं की बिक्री की जाती है तथा उन सभी पे एक हेड ऑफिस का यानी प्रधान कार्यालय का नियंत्रण होता है। इस प्रकार की शाखाओं की संस्था एक दो तक सीमित अथवा देश विदेश तक विस्तृत हो सकती है। तो ब्रांच जो होती हैं उसमें जो ब्रांच लेखे रखे जाते हैं, उस ब्रांच लेखों में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो उसमें देखेंगे सबसे पहले ब्रांच लेखों के उद्देश्य क्या हैं, क्यों ब्रांच लेखे बनाने अनिवार्य होते हैं। तो फिर सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि शाखाओं के पृथक पृथक खाते बनाने पर हमें हर शाखा की लाभदायिकता ज्ञात हो जाती है। खातों से संबंधित जो सूचनाएं समय समय पर शाखाओं से आती हैं उससे शाखाओं की एक्टिविटीज़ का यानी क्रियाकलापों का पूरा ज्ञान हेड ऑफिस को हो जाता है, जिससे उन पर उचित नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि किसी शाखा के खाते से यह ज्ञात होता है कि वहाँ कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है तो हेड ऑफिस उसको आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकता है। प्रधान कार्यालय के खातों को पूर्ण करने हेतु सभी शाखाएं प्रधान कार्यालय को समय समय पर अनेक विवरण भेजती है। इससे प्रधान कार्यालय को ये सूचना रहती है कि शाखाओं के पास जो स्टॉक और कैश है वो कितना बचा हुआ है या कितना शेष है। खातों की वजह से ही अन्य सूचनाएं जो शाखाओं से दी जाती हैं, शाखाओं से जो प्राप्त होती हैं, उससे उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जिससे कुल वृद्धि में विकास में कुल बिक्री में वृद्धि हो सकती है। खातों की वजह से ही शाखाओं के खाते बनाए जाने से व्यापार की वास्तविक स्थिति का पूर्ण ज्ञान व्यापारी को हो जाता है। और यदि हेड ऑफिस या प्रधान कार्यालय एक कंपनी है तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत उसे सभी शाखाओं के व्यवहारों का लेखा करना और उनका अंकेक्षण करना अनिवार्य होता है। अतः इसके लिए भी शाखा खाते बनाने आवश्यक होते हैं। शाखाएं हमारी, ये जो मुख्य उद्देश्य हैं शाखाओं के बनाने में, इन उद्देश्यों की पूर्ति हमारे ब्रांच अकाउंट से हो जाती है, जिससे हेड ऑफिस अपने उचित नियंत्रण ले सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है, हेल्दी कंपटीशन से बिक्री बढ़ा सकता है और इसी प्रकार के और कई उद्देश्य हेड ऑफिस के पूरे हो जाते हैं। शाखाओं के हम प्रकार देखें तो शाखाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली आश्रित शाखाएं या पूर्ण लेखे न रखने वाली शाखाएं, यानी पहली जो शाखा है वो हमारी डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं। आश्रित शाखाएं होती हैं जो अपने लेखे पूर्ण रूप से नहीं रखती हैं, उनके लेखे हेड ऑफिस से रखता है। दूसरी स्वतंत्र शाखाएं जो अपने पूर्ण लेखे स्वयं रखती हैं। आश्रित शाखाओं की विशेषता क्या होती है? आश्रित शाखाएं ऐसी शाखाओं को सारा माल प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा जाता है। शाखाओं के सभी खर्चे हेड ऑफिस द्वारा ही कैश या चेक द्वारा चुकाए जाते हैं। माल की बिक्री का जो मूल्य है वो हेड ऑफिस द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसमें ब्रांच कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती है। फुटकर व्ययों के लिए हेड ऑफिस शाखाओं को पेटी कैश के लिए कुछ लमसम अमाउंट भेजता है, जिसमें से वह भुगतान कर सकती है। शाखा द्वारा संपूर्ण बिक्री की राशि हेड ऑफिस के खाते में सीधे ही जमा करानी होती है। इन शाखाओं को नकद एवं उधार दोनों तरह का माल बेचने का अधिकार होता है। यह शाखाएं अपने यहाँ कोई भी खाते नहीं बनाती हैं, सारे खाते हेड ऑफिस द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये शाखाएं केवल अपनी याददाश्त के लिए कुछ मेमोरेंडम बुक्स रख सकती हैं, जैसे कैश बुक, ये देखने के लिए कि कितना कैश उनके पास बचा हुआ है। सेल्स बुक, अपनी यदि उधार बिक्री की गई है तो सेल्स की सूचना के लिए। और स्टॉक बुक, कि कितना हमारा स्टॉक बचा हुआ है। प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखांकन करने के लिए कई विधियां हमारी प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ मुख्य विधियां जो हैं वो पहली है
शाखा देनदार पद्धति या शाखा अवास्तविक पद्धति, ब्रांच डेटर्स मेथड और ब्रांच नॉमिनल अकाउंट मेथड। दूसरी है स्टॉक व देनदार पद्धति, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अंतिम खाता विधि या शाखा व्यक्तिगत खाता विधि, फाइनल अकाउंट्स मेथड और ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड। और चौथी है हमारी थोक मूल्य विधि या शाखा व्यक्तिगत खाता विधि, होलसेल प्राइस और ब्रांच पर्सनल अकाउंट मेथड। ये चार हमारी मुख्य विधियां हैं, जिनमें से किसी भी एक विधि से हेड ऑफिस अपनी ब्रांच की, अपनी शाखा के खाते बना सकता है उस विधि के अकॉर्डिंग। जो पहली है विधि वो है हमारी ब्रांच डेटर्स मेथड, शाखा देनदार विधि। इसका लेखा भी दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, जब शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है। इन शाखाओं को हेड ऑफिस द्वारा लागत मूल्य पर ही माल भेजा जाता है। शाखा संपूर्ण विक्रय राशि हेड ऑफिस को भेज देती है या उसके खाते में सीधे ही जमा करा देती है। शाखा के फुटकर व्ययों के लिए हेड ऑफिस पृथक रूप से कुछ लमसम अमाउंट भेजता है। ऐसी शाखाएं अपने यहाँ पे कोई प्रविष्टि नहीं करती, केवल हेड ऑफिस ही अपने यहाँ पर शाखा के सारे लेखे रखता है, प्रविष्टियाँ करता है। और इस हेतु प्रत्येक शाखा के लिए एक पृथक ब्रांच अकाउंट खोला जाता है, यानी हेड ऑफिस अपने यहाँ पर हर ब्रांच के लिए एक अलग अकाउंट ब्रांच का खोलता है। इस विधि में जनरल प्रविष्टियाँ किस प्रकार की जाएंगी वो यहाँ पर देखते हैं। पहली, यदि ब्रांच के पास कोई स्टॉक ओपनिंग बैलेंस, किसी भी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पेटी कैश और डेटर्स। चारों में से जिस भी बैलेंस की सूचना है उस बैलेंस को पुस्तकों में लाने के लिए फर्स्ट एंट्री की जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, जिसका भी बैलेंस हमको गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, पेटी कैश और डेटर्स में से। दूसरा, जब भी हेड ऑफिस द्वारा शाखा को माल भेजा जाता है तो हमारी एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। जब भी हेड ऑफिस माल भेजेगा तो माल भेजने की हमारी प्रविष्टि की जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। यदि शाखा ने फुटकर व्ययों के लिए कोई कैश लमसम में दिया है तो हमारी एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जिस फॉर्म में भी दिया गया है तो वहाँ हमारी एंट्री बन जाएगी लमसम अमाउंट पेटी कैश की देने की। नेक्स्ट, यदि शाखा ने किसी खर्चे का डायरेक्ट भुगतान किया है, सीधे ही भुगतान किया है, क्योंकि सारे खर्चे हेड ऑफिस से चुकाता है, तो यदि हेड ऑफिस ने सीधे कोई भुगतान किया है तो हमारी एंट्री बन जाएगी इस खर्चों की राशि से ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जिस तरह से भुगतान किया गया है। यदि ब्रांच ने भेजे गए माल में से कुछ माल वापस हेड ऑफिस को लौटा दिया है तो हमारी प्रविष्टि बन जाएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। जब विक्रय की सारी राशि इकट्ठी हो जाती है, वो पैसा जब वो ब्रांच को देती है या उसके खाते में जमा कराती है तो हमारी एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। जब भी शाखा पैसा देगी तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। वर्ष के अंत में जो स्टॉक हमारा बच जाएगा उससे हमारी, जैसे फर्स्ट हमने ओपनिंग की एंट्री बनाई थी वैसे हम क्लोजिंग की एंट्री बनाएंगे। जिसका भी बैलेंस अवेलेबल है, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसमें ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स का जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रिसिएशन को घटाकर निकाला जाएगा। बाकी सबके बैलेंस अकाउंट बना के निकल जाएंगे। स्टॉक कितना बचा हुआ है, पेटी कैश का बैलेंस कितना बचा है भुगतान करने के बाद, डेटर्स का कितना बैलेंस बचा हुआ है राशि प्राप्त होने के बाद, इन फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन घटा के निकाला जाएगा। ब्रांच अकाउंट बना के हम ज्ञात करेंगे कि हमें ब्रांच से लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। यदि लाभ हो रहा है तो हमारी एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यदि हानि हो रही है तो हमारी इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, यानी हानि होने पर हमारी एंट्री बन जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। हानि होने पे हमारी एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसके बाद शाखा ने कोई फुटकर व्ययों पे भुगतान किया है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। देनदारों को बट्टा देने पर यदि हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो उसकी भी कोई एंट्री नहीं की जाएगी।
वर्ष के अंत में शाखा दायित्व यदि कोई बच गए हैं तो उसकी भी एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटी। जैसे असेट्स का खाता खोला है वैसे लायबिलिटी यदि बचती हैं तो उसकी भी एंट्री बनेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज़। और सबसे अंत में गुड्स सेंड टू ब्रांच को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज कर दिया जाएगा, तो क्लोज करने की एंट्री बन जाएगी हमारी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरह से हमारी जनरल प्रविष्टियाँ बनती हैं हेड ऑफिस की पुस्तकों में प्रत्येक ब्रांच के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ की। इसके साथ ही हमारे क्लोजर पोस्टिंग कुछ खाते भी बनते हैं। उसमें जो सबसे मुख्य खाता है वो बनता है हमारा ब्रांच अकाउंट। हर ब्रांच के लिए हेड ऑफिस को अलग अलग अकाउंट बनाना होता है ब्रांच के लिए, तो सबसे मुख्य अकाउंट ब्रांच अकाउंट ही है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि उस ब्रांच से हमको प्रॉफिट अर्न कर रही है वो ब्रांच या वो लॉस में जा रही है, यानी उसको लाभ हो रहा है अथवा उसको हानि हो रही है। इसकी जानकारी हमें ब्रांच अकाउंट बनाकर ही ज्ञात होती है। तो ब्रांच अकाउंट किस तरह से बनेगा हमारा? ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले आ जाएंगे हमारे ओपनिंग बैलेंसेस, जिसकी भी सूचना प्रश्न में है। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स और ब्रांच डेटर्स, जिसकी भी सूचना है उसका ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले दिखाया जाएगा। उसके बाद जो हेड ऑफिस ने माल भेजा है वो आ जाएगा हमारा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से। फिर जो भी खर्चे डायरेक्ट किए हैं हेड ऑफिस ने चुकाए हैं वो आ जाएंगे टू बैंक, जो भी खर्चे उसने किए हैं। और टू बैंक या कैश आ जाएगा जो पेटी कैश के लिए लमसम अमाउंट दी गई है हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को। ये सब आइटम हमारे आएंगे डेबिट में। क्रेडिट में आ जाएगा हमारा कि जितना भी पैसा जो भी कलेक्ट हुआ है डेटर से या सेल से, वो जब शाखा हेड ऑफिस को देती है या उसके खाते में जमा कराती है तो हमारा आ जाएगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। यदि भेजे गए माल में से कुछ माल लौटा दिया गया है तो वो हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के नाम से। और अंत में हमारे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे, सेम वैसे ही स्टॉक का, पेटी कैश का, फिक्स्ड एसेट्स का और डेटर्स का। डेटर्स फिक्स्ड एसेट्स में हम निकालेंगे हम ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रिसिएशन घटा के इसमें क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाएगा फिक्स्ड एसेट्स का। इस अकाउंट का डिफरेंस ये डेबिट साइड है तो वो प्रॉफिट कहलाएगा, और यदि वो क्रेडिट साइड है तो हमारा वो लॉस कहलाएगा, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल P&L में। ये हमारा होता है ब्रांच अकाउंट। इस तरह से ब्रांच अकाउंट बना के हर ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस हेड ऑफिस ज्ञात कर लेता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हमें ध्यान रखनी है कि शाखा खाते बनाते समय कुछ ऐसी मदें हैं जो कभी भी ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं की जाएंगी। जैसे क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री को कभी भी ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं करना है। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न को भी ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं करना है। बैड डेट्स और कैश डिस्काउंट जो दिया गया है डेटर्स को, या जो पैसा हमारा डूब गया है डेटर्स का, वो भी हमें ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं करना है। शाखा द्वारा फुटकर रोकड़ में से जो खुद ने जो पेटी कैश एक्सपेंसेस चुकाए हैं उसकी भी एंट्री, उसको भी ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता है। और स्थायी संपत्तियों का हास भी दिखाया जाएगा। इसे हास ओपनिंग बैलेंस में से घटा के क्लोजिंग बैलेंस निकल दिखाया जाएगा। नहीं, ओपनिंग बैलेंस होगा फिक्स्ड एसेट्स का और क्लोजिंग बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन लेस करके। डेप्रिसिएशन को अलग से ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता है। ये 6 मदें वो हैं जो कभी भी ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं की जाएंगी। क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट, ब्रांच द्वारा किए गए पेटी एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, ये कभी भी ब्रांच अकाउंट में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इन कुछ बातों को ध्यान रखते हुए हमें एंट्रीज करनी है और ब्रांच अकाउंट बनाना है। आज के लिए इतना।